हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी आप घर पे रहकर कैसे कर सकते हो, वो भी जीरो से। लेकिन हाँ सुनिएगा, ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये है आपको बताने के लिए। इससे पहले मैंने आपके लिए एक और वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ बातें बताई थी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉलो किया था। एंड इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और बातें जो कि नहीं हो पाया था उसमें। तो पार्ट इसको मैंने 2 नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसमें अगर आप 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का कमेंट था कि हम घर पे रह के कैसे इसकी तैयारी कर सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पूरा वॉच करना। इसमें मैं ना केवल आपको ये बताऊंगी कि घर पे रहकर कैसे तैयारी कर सकते हो, इसके साथ साथ ये मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से सिलेबस होते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपका क्या रोज का शेड्यूल होना चाहिए। इसके अंतर्गत मतलब कि जो चौथा हमारा पॉइंट होगा ये होगा कि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी लेवल में वो किस प्रकार से आते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता होता है कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये होता है कि हाँ इतना बड़ा जो जॉब है, इतना बड़ा सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, तो कैसे इसमें क्वेश्चन पूछ। तो इसमें ये भी जानना जरूरी होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आप अब बुक मंगाएंगे तैयारी करेंगे, आपको जानना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी लगभग 10 क्वेश्चन बताऊंगी पीवाईक्यू क्वेश्चन की किस प्रकार से आते हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पूरा फुल वीडियो को देख लेना। और क्योंकि सीरियस कैंडिडेट यानी कि सीरियस स्टूडेंट ही वीडियो को देखेंगे, ठीक है। जिसको डीएम एसडीएम बनना होगा वही तो देखेगा भाई। मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी की तैयारी घर पे रहकर कैसे कर सकते हो, पूरा गाइडेंस मतलब कि जैसा लिखा है वैसा सब कुछ बताऊंगी, बस आपको देखना है, ठीक है। लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर हम घर पर बैठकर आईएएस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो यानी कि आईएएस का मतलब आप सब लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की कि हमें तो पहले ज़रूरी हो जाता है सिलेबस को समझना। एंड उसके साथ साथ समझना ये जरूरी हो जाता है पीवाईक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर तभी आपको सक्सेस मिलेगी, यानी सक्सेस की शुरुआत तभी होगी। यहाँ पर मैं बात करती हूँ इसके अंतर्गत क्या क्या पूछता है, क्या प्रिंट करवाने की ज़रूरत है या फिर अपने फ़ोन में पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की कि हर टॉपिक्स के लिए सामने लिखे भाई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है और ये मेंस में पूछता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी जो चैप्टर होते हैं वो ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए बनते हैं और कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो केवल मेंस से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत हो जाती है। एंड यहाँ पर बात करते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन की। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को तो रोजाना थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर देख लेना है कि किस प्रकार से आता है, ठीक है। अगर आपको जानना है कि यूपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी। वहाँ पर मैं कुछ क्विज डाल देती हूँ एंड उसमें बता भी देती हूँ कि कौन से आप चैनल को फॉलो कर लो, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी दे देती हूँ भाई क्या चाहिए आपको, ठीक है। फ्री में आपको सब कुछ अवेलेबल करा देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ही चाहिए। हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट्स यानी कि बिना सिलेबस समझे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो समझो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम ये जानेंगे कि आरटी की जो बुकें होती हैं वो कौन कौन सी बुकें लगती हैं, ठीक है। ये समझना जरूरी हो जाता है। तो आपको लगभग 6 से लेकर 12 तक की बुकें एनसीईआरटी की फॉलो करें। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें लगभग आपको 11th और 12th की बुकें लगेंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने 2 बुक बताई हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करती हूँ हिस्ट्री और जियोग्राफी की, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की बुकें आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए। एंड इसमें हम बात करते हैं जो पॉलिटी और इकोनॉमी का है ये भाई 11th और 12th की बुक ले लेते हो एनसीईआरटी की, तभी आपका चल जाएगा। इससे के लिए बेसिक मजबूत होता है और जब बेसिक मजबूत रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं रोज सिर्फ 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज दिन भर पढ़ा फिर कल कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर परसों कुछ पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं करना। आपको 2 ही घंटे पढ़ने हैं, 3 ही घंटे पढ़ने हैं, लेकिन रोजाना पढ़ने हैं, ठीक है। आपको रोज रूटीन बनाना। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप हमारा ये है भाई कि मिनिमम बुक लिस्ट अपनाओ। कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बुक बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और बाद में ख़राब हो जाता है। यानी कि जब बुक बहुत ज़्यादा होंगे तो दिमाग पे प्रेशर पड़ जाएगा कि इतना सारे बुक है कैसे फॉलो करें, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं आपको इसीलिए बहुत मिनिमम बुक बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स ज़्यादा होगी तो माइंड आपका जो हो जाता है कंफ्यूज बना रहता है। कम बुक्स बार बार रिविजन करना है, सिलेक्शन की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। जब बुक कम रहेंगे तो बार बार रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जरूर समझेंगे
एक एग्जाम्पल के रूप में ज़रूर समझेंगे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आपके लिए आपके पास होनी चाहिए, एंड जियोग्राफी के लिए आपके पास एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोन की बुक होनी चाहिए। देखो भाई, मैंने वहाँ पर जो ऊपर बताया है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक बताया, ठीक है। देखती हो कि हिस्ट्री के लिए आपको 3 बुकें होनी चाहिए, ठीक है। एक तो एंशन, मिडेवल और मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न, ये 3 बुकें होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने केवल आपके लिए एक बुक लिखा है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमी के लिए, आपको एनसीईआरटी प्लस बेसिक नोट्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो मतलब कि मैंने जो भी यहाँ पर बुक्स बताई है आरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक दोनों को लेकर बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब चलते हैं हम चौथे स्टेप पे कि हमारा चौथा स्टेप क्या है, ठीक है। तो चौथा स्टेप हमारा ये है यहाँ पर कि करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। अब करंट अफेयर देखो, जब बार रोजाना पढ़ते हो तो क्या होता है कि एक तो कम होता है, और दूसरा ये होता है कि आपको याद होता है, आप नोट साथ में बनाते चलते हो। ये ऐसा पेपर नहीं है कि एसएससी का पेपर है और आप क्या होता है कि मैराथन क्लास देख ले तो वो आपका अच्छा हो जाता है। देखो भाई, मैराथन क्लास अगर आप एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी मतलब कि देखते हो तो वही होता है कि 2-4 दिन तक याद रहता है, देन उसके आगे भूल जाता है। तो कहीं न कहीं आपको रोज़ाना मुझे लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए, एंड अगर नहीं हो पाता है तो आपको मैं एक क्लास यूट्यूब पर बताई थी कि जैसा कि क्या होता है कि हफ्ते में एक क्लास चलता है, ठीक है। तो वीकली अगर आप कर सकते हो तो वीकली आप क्लास को कर सकते हो करंट अफेयर के लिए, क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया था तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आए थे, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं किसी का प्रमोशन कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, सही चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, कि सही डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो बहुत बेटर है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखते हैं कि न्यूज़ जो होता है वो आपका सब कुछ होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना होता है जब न्यूज़ पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है कि अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, पेपर से रिलेटेड बता रही हूँ कि अखबार, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, तो इसे अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है उसे आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई मुद्दा है तो उसको आपको पढ़ना है। देन उसके आगे आप तीसरा स्टेप है इन्वायरमेंट, और चौथा स्टेप हमारा है कि साइंस एंड टेक, ठीक है। इस 4 को आपको, अगर आप पेपर पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा ये भी करना चाहते हो कि देखो, मैंने तो आपको इसमें 2 चीज़ें बता दी हैं। एक तो बताया है कि यूट्यूब पर आपको वीकली, ठीक है, क्लास लेना है करंट अफेयर के लिए, एंड इसमें मैंने मधुकर सर का नाम लिया। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि अफेयर बाई मधुकर पोटवे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप मैगजीन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, किसी भी आप कोचिंग का ले सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो मैगजीन में क्या होता है कि वही बुक होता है, वही सब कुछ लिखा होता है, तो बुक का काम आपका नोट्स कर रहा है ना भाई। अब 5वें स्टेप पे हम चलते हैं कि 5वां स्टेप हमारा क्या है। तो 5वां स्टेप हमारा यहाँ पर है कि डेली स्टडी रूटीन, यानी कि आपको बनाना होगा कि क्या हमारा रूटीन है, क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो शुरुआत में बता दिया है कि मैं केवल आपको ये नहीं बताऊंगी कि घर पे रहकर तैयारी कैसे करें, अब कैसे कैसे मतलब कि इसमें क्या करना है सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो मैं उसी को बता रही हूँ इसके बारे में। मतलब कि ये हमारा 5वां पॉइंट है जो मेरा टारगेट होता था कि मुझे रूटीन रोज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर रोजाना रूटीन बनाते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आपको रोजाना एक दिन में लगभग 3 से 4 घंटे अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक को लेकर चलना है साथ साथ, ठीक है। अगर आप 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ते हो फिर उसके आगे कोई दूसरा बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप बांट सकते हो। ये नहीं है कि आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ो और फिर पता लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट को लेकर चलते हो तो बहुत अच्छा। देखो, अगर 2 सब्जेक्ट चल रहे हो फिर उसके साथ साथ करंट अफेयर लेकर चलो तो 3 चीज़ हो गई आपकी, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतना बहुत है। एंड करंट अफेयर के बारे में भी मैंने बताया। देखो, इतना टाइम तो नहीं लगता है, ये जब क्या होता है 45 मिनट कब लगेंगे, जब आपका फास्ट हो जाएगा, तब होगा जब आपका करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा कि हाँ मुझे ये पॉइंट पढ़ना है, इतना लिखना है, इतना नहीं लिखना है, ठीक है, तब होगा। लेकिन शुरुआती दौर में मैं कहती हूँ भाई टाइम लगता है, लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। जब आप शुरुआत करते हो तो टाइम लगता है। खुद नोट्स बनाओ, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तुरंत नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत मतलब कि सोच रहे हो कि नहीं लिखना है तो भाई वहीं से आप, जब आपका बेस ही नहीं बनेगा तो क्या आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद तीसरे स्टेप की बात करते हैं कि अगर आप PYQ क्वेश्चन एंड रिवीजन कर रहे हो लगभग 30 से 45 मिनट, पढ़ना कम पढ़ो लेकिन निरंतर पढ़ो, ठीक है। कंसिस्टेंसी ही आपकी जीत है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई जीत होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर कोई IAS PCS यानी DM SDM बंदा है तो उसके अंदर काबिलियत होती है बनने के लिए, ये केवल ऐसा पेपर नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। एंड 6वां स्टेप जो हमारा है ये है नोट्स कैसे बनाए, ठीक है, वो भी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। तो इसमें हम ये जानेंगे कि जो शॉर्ट्स नोट होते हैं वो किस प्रकार से बनाए। मैंने ये अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है कि भाई नोट्स कैसे बनाए शॉर्ट्स में, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर के लिए देखना चाहते हो तो करंट अफेयर का देख सकते हो। देखो, मैंने उसमें ये बताने की कोशिश की है कि भाई
कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो किस प्रकार से लिख सकते हो। 8वां पॉइंट हमारा क्या है, तो यहाँ पर ये है कि उसे सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे बनाना है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अब कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं ये आपको पता चल जाएगा जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो या फिर पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से कर रहे हो, तो आप उन्हीं सर को फॉलो कर लें, ठीक है। बुलेट पॉइंट बना लें, तो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में वीडियो के जरिए आपको नोट्स बनाना बिल्कुल सही तरीका लग जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप कैसे नोट्स बना सकते हो। तो बुलेट पॉइंट में आप इंपॉर्टेंट चीज़ लिख सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कि वीडियो के जरिए अगर आप नोट्स बनाते हो तो ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सही तरीका, क्योंकि मैं उसे ही फॉलो करते हैं कि 7वां हमारा स्टेप क्या है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि PYQ क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जान लेते हैं भाई कि हमारा स्टेप क्या है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में कि अपनी गलतियाँ आपको ज़रूर पहचान में आती हैं कि हाँ भाई आपने पढ़ा, आपने रिवीजन किया, तो अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो कितना गलतियाँ हो रही है कितना नहीं हो रही हैं, तो ये सब कुछ आपको पता चल जाता है, ठीक। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, लगभग आप पहले तो बेसिक चीज़ें कंप्लीट करें, फिर थोड़ी बहुत और पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, फिर उसके बाद आप टेस्ट शुरू करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। और गलत सवालों पर ज़्यादा टाइम लगाओ कि क्यों गलत हुआ, ठीक है। ये आपका एकदम सही तरीका होगा। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या गलत तरीका होगा। सही सवालों पर खुश मत रहो, क्योंकि क्या पता वो तुक्के से लगा दिया हो। अगर खुश तब हो कि जब हाँ 100% वो चैप्टर आपको आ रहा है, उससे क्वेश्चन पूछा है और आपको आ रहा है, तो हाँ खुश होना है, खुश होने की बात होती है। अब इसके आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से UPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ें कुछ बताऊंगी कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैं आपको ये केवल दे रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से UPSC में पूछे जाते हैं भाई क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं भाई, एक बार पढ़ के बताते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अगर आप जितना देखो, अगर आप रिवीजन करते हो ना तो कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ रहे हैं तो मुझे याद हो रहा है, ठीक है, और आप सुन रहे हो तभी याद हो रहा है, लेकिन एक बार सुनोगे पढ़ोगे तो और ज़्यादा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू हुआ था, ठीक है। तो कितने लोगों को कंफर्म है कि कब हुआ था, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि C वाला सही होगा, 1959 सही होगा। अब यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपको नीचे कमेंट करना है कि किस राज्य में है। तो ये भाई असम में है, असम में, ये एकदम बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, यानी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो मैं है मतलब कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि इससे क्वेश्चन ना केवल ये देखो अनुच्छेद 21 से ना केवल यही पूछता है बल्कि इसमें 5 और इसमें भाग हैं, इसको भी पूछता है। तो ठीक है, तो इसको आपको लेंथी में पढ़ना होगा। अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं UPSC के लेवल की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर मैं MCQ क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें MCQ प्लस PYQ क्वेश्चन दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, ऑप्शन नहीं पढ़ने वाली हूँ, केवल आपको जो सही है ऑप्शन उसी को क्लियर करोगे, ठीक है, पढ़ के। तो आइए शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि संवैधानिक सभा की प्रमुख समितियों से किस समिति ने संविधान के निर्माण की समय सीमा तथा प्रारूप तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो किसने निभाई है आपको नीचे कमेंट करना है। तो किसने निभाई है, तो भाई किसने निभाई है आपको बता देना है। तो ऑप्शन C एकदम सही जवाब। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं। तो जो इसका सही जवाब है ये दूसरा एकदम सही जवाब है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये केवल भारत के नागरिकों के लिए। ये हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका स्कीम होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो आंसर है भाई ये भी B वाला है, यानी कि यहाँ पर है वनों का संरक्षण और कार्बन अवशोषण, मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पर है निम्न कथनों पर विचार करना है। ये विचार क्या करना है, तो यहाँ पर विचार ये करना है कि संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपको बताना है हाँ या फिर ना, ठीक है। और दूसरा इसी में है कि इसे भारतीय संविधान का मूल अधिकार माना जाता है, यानी कि बेसिक
फ्यूचर माना जाता है या फिर नहीं माना जाता है, तो माना जाता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये तीसरा सही होगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये सब पढ़ना होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। मूल अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट है, तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। जैसे कि मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक बताई है, तो वहाँ पर ये सब चैप्टर हैं, ये सब चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आप कि भारत में क्यों मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो क्यों बढ़ती है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है यहाँ पर ये है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल नीनो मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। एल नीनो जो होता है ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आप फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। नीनो आता है जियोग्राफी में है, तो यहाँ पर वो प्रभावित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। थोड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। बात करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये किसके प्रति होते हैं, तो ये भाई होते हैं संसद के प्रति, ठीक है। संसद की बात किस आर्टिकल में की गई है आपको नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर मैं आपको बता देती हूँ तो क्या आप बताएंगे कि लोकसभा जो है, इनका जो लोकसभा की बात किस आर्टिकल में की गई है, आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर कर सकते हो तो आप नीचे बता सकते हो। एंड इसकी बात करते हैं कि संसद की बात जो की गई है ये आर्टिकल की गई है 79 में, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है, लेकिन आपको नीचे कमेंट कर देना है कि जो राज्यसभा है और लोकसभा है ये दोनों जो है ये किस किस आर्टिकल में इनकी बात की गई है, ठीक है। नीचे कमेंट कर देना है। एंड अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, तो आपको कमेंट करना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सी वाला है ये बिल्कुल राइट जवाब है कि जो नाइट्रोजन है ये नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि गरीबों को बैंकिंग से जोड़ना, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था ये था कि गरीबों को बैंक से जोड़ना। इसमें आपको ये पढ़ना होगा कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये कब शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, किसका शासन था, यानी कि कौन प्रधानमंत्री था, तो ये तो पता है। लेकिन भाई इसमें आपको ये जो योजनाएं चलाई गई हैं ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इससे यही रिलेट हो रहा है कि क्यों मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इसका क्या मेन मकसद है। इसका मकसद यही है कि आपको इससे पता चले कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब आप ऐसा भी नहीं कह रही हूँ भाई कि मैं इतने क्वेश्चन में आपको सारे जो क्वेश्चन आते हैं सब कुछ बता रही हूँ, नहीं। लेकिन आपको तो कुछ तो पता चला होगा। अगर आप कमेंट करते हो नीचे कि हाँ आप एक सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चन बता दीजिए कि हाँ इस चैप्टर से ऐसे आते क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या संविधान में कितनी निर्धारित की गई है, ठीक है। तो जो लोकसभा है ये इनकी अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सदस्य संख्या कितनी अधिकतम होनी चाहिए, कितनी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 500, जो अभी है ये है 543, ठीक है। अभी जो चुने जाते हैं वो 543, ठीक है। तो वैसे तो इसमें अगर हम माने तो यहाँ पर हम तो 552 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हर कथनों पर विचार करना है। अब क्या विचार करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई कि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, तो क्या है या फिर नहीं, नीचे कमेंट करो भाई सभी लोग। और यहाँ पर दूसरा ये बता देना कि कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है या फिर नहीं। तो भाई ये जो है दोनों सही है, मतलब कि दोनों मिलती हैं। भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो इसका मुख्य लक्ष्य ये था भाई कि आयात पर निर्भरता कम करना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा कि ये कब शुरू किया गया था, ठीक है, और कब से कब तक था, तो ये कब से कब तक है, ठीक है। ये सब कुछ याद करना है, क्या इसका उद्देश्य था, क्या लाभ हुआ लोगों को, क्या नहीं हुआ, तो ये सब कुछ बताए। भाई तुम सब लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, बिना बताए कोई ना तो इस वीडियो को लाइक करता है ना तो शेयर को ये नीचे कमेंट कर देना चाहिए भाई कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दें। लाइक करने में क्या जाता है तुम सब लोग को। और हाँ, ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है ना तो इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगता है इसको भी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि हाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे कर सकते हो घर पे रहकर, और सब कुछ तो अवेलेबल है, यूट्यूब पर वीडियो मिलता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ नहीं मिलता है, पूरा चैप्टर नहीं मिलता है। अरे भाई जब पूरा चैप्टर नहीं मिलता है तो आपको चैप्टर वाइज मंगाना चाहिए ना यूट्यूब पर। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट कर सकते। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और आप ध्यान रखिएगा कि जो टेलीग्राम का लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिंक कर दिया है।